होता है। तो देखिए यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का मतलब समझना है, बेसिक नीड्स इसे इंग्लिश में हम कहेंगे। इसमें क्या आता है, भोजन, पानी, आवास, जैसे हम रेजिडेंस कहते हैं, हाउसिंग, घर पर रहने जो रहने के लिए ज़रूरी घर रहते हैं उस तरह से, साफ़ सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतें जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है। तो बेसिक नीड्स में हम ये इन चीज़ों को शामिल करते हैं, जिसके बिना जीना मुश्किल है, अपने आप में जीवन जीना एसेंशियल पार्ट्स हैं जीवन के। देखिए कम से कम एक अच्छी मतलब कम से कम जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें ये बातें शामिल हैं। इससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन इसके बिना देखिए जितनी मैंने बताया रहने के लिए घर ना हो, खाना ना हो, अपने आप में कैसे सर्वाइव करेगा कोई। चलिए आगे। किसी भी आधुनिक समाज के लिए, इसे मॉडर्न कहा जाता है, सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि वह इन सुविधाओं का इंतज़ाम हो, ताकि लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी की जा सकें। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है, राइट टू लाइफ का, अनुच्छेद 21 में भी ध्यान रख सकते हैं, वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। एक तरह का कंपल्सरी, एक तरह का अनिवार्य रूप से वह है ना कि उनकी जिम्मेदारी है। चलिए बॉक्स में जो लिखी बातें उनको देख लेते हैं। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? देखिए बहुत ज़रूरी बात है कि सरकार को इतनी जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, बहुत तरह के काम हैं, कल्याण के काम, लेकिन ये पैसा कहाँ से आता है? चलिए देखते हैं एक बार। आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। अक्सर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन शब्दों से गुजरते हैं कहीं ना कहीं। चलिए आगे। बजट के जरिए सरकार अपने नफ़े नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ साल में, ये समझ सकते हैं बजट का थोड़ा सा मतलब यहाँ पे। आगे और जानेंगे बड़ी कक्षाओं में, लेकिन अपनी समझ एक बनाए रखें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। ये अब बाद से ज़रूरी बातें हैं जो शामिल होती है बजट में। चलिए आगे। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। ठीक है, कहाँ से व्यवस्था करनी है रुपये की, इस बारे में भी बात की जाती है। जनता से मिलने वाला कर, टैक्स इसे कहते हैं, सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है, ये ध्यान रख सकते हैं, टैक्स जो होता है। चलिए आगे देखते हैं। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रम, पब्लिक जिसे कहा जाए परफॉर्मेंस जो भी होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, पब्लिक प्रोग्राम्स पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। लेकिन रुपये का ना जो भी सरकार के लिए सार्वजनिक रूप से, यानी सबके लिए, देश की जनता के लिए, क्योंकि सरकार ये क्यों होती है, जो चुन के आते नेता लोग हमारे नुमाइंदगी तो होते हैं, उनकी नुमाइंदगी हम करते हैं, इनको चुनते हैं, हमारे प्रतिनिधि होते हैं ये लोग। चलिए आगे। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए, पानी की सप्लाई के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। देखिए एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर। आगे। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। देखिए वो रुपया कहाँ से लाएगी अपने आप, तो ये तरीके होते हैं। कुछ कीमत कम कीमत पर कई बार होती है। आगे देखें। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोज़ाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सके, तो कीमत बहुत ज़्यादा भी नहीं होगी। और कई बार तो बहुत योजनाएं चलती है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में है, हम एक लेवल तक फ्री है पानी का भी, काफ़ी हद तक बिजली का भी देखेंगे 200 यूनिट तक शायद फ्री है, उसके बाद फिर वो पैसा लेते हैं। तो सरकार इस तरह से कई योजनाएं लाती भी है। चलिए दाएं साइड जो हम देख लेते हैं, कुछ तस्वीरें, कुछ बातें हैं, उसको पढ़ते हैं। अमू, देखिए तस्वीर यहाँ पे दो लोग ही देख सकते हैं। अमू, देख तुमने सैदापेट की सड़कें कितनी उबड़ खाबड़ थी। देखा तुमने, मतलब वो ये बात कर रहे हैं आपस में। अमू, देखा तुमने सैदापेट की सड़कें कितनी उबड़ खाबड़ थी, सड़कों पर बत्ती भी नहीं थी, लाइट्स होती वो भी नहीं थी, पता नहीं रात में वहाँ क्या हालत होती होगी। नीचे देखें। कुमार, किसी झुग्गी बस्ती में तुम और क्या उम्मीद करोगी, जो स्लम एरियाज जो होते हैं। अमू, झुग्गी बस्तियाँ ऐसी क्यों होती हैं, क्या वहाँ जन सुविधाएँ नहीं होनी चाहिए। ये लोग बात कर रहे हैं इसको लेकर। अक्सर आप भी गुजरते होंगे सड़कों से, या रहते भी होंगे कई लोग यहाँ पे जो सुनने वाले हैं, तो उसी को लेकर ये बातचीत है। कुमार, मेरे ख्याल में जन सुविधाएँ उन लोगों के लिए होती हैं जो बस्तियों में ठीक ठाक घरों में रहते हैं, वही लोग हैं जो कर चुकाते हैं।
तो कुमार को ऐसा लगता है कि ना जन सुविधा उनके लिए जो टैक्स बस्तियों में रहते हैं और जो कर टैक्स चुकाते हैं उन्हीं के लिए। अमू, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह केवल ठीक ठाक बस्तियों को ही नहीं बल्कि सभी को जन सुविधा मुहैया कराए, यानी सब लोग, हाँ, जो लोग अनेबल है, मान लीजिए इस योग्य नहीं है कि वो बहुत रुपया नहीं कमाते हैं, उनकी आमदनी का सोर्स कोई अनसर्टेन है, निश्चित है कि आज मिला पैसा कल नहीं मिला, आपको छोटे मोटे ठेले लगाते हुए लोग मिल जाएंगे इस तरह से। चलिए आगे, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या बस्ती के लोग देश के नागरिक नहीं हैं? उनके भी तो कुछ अधिकार है। ठीक है, यानी कि जो लोग टैक्स नहीं भी दे रहे हैं, जो लोग स्लम एरिया में रह रहे हैं, उसको लेकर हम ये बात कह रही है। चलिए आगे, कुमार गुस्से पे, पर ऐसे तो सरकार दिवालिया हो जाएगी। दिवालिया जैसे कि बैंकक्रप्ट बोलते हैं इंग्लिश में, हो जाएगी है। अमू, चाहे जो हो उसे रास्ता तो निकालना पड़ेगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि सड़क, पानी, बिजली के बिना झुग्गियों में जिंदगी कैसी होगी? कुमार, अरे तो ये इस तरह की बातें अमू पूछ रही है कि कुछ ना कुछ तरीका तो निकालना होगा। अमू क्या कह रही है? तो अमू कह रही है हमारे संविधान में बहुत सारी जन सुविधाओं को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन अधिकारों की अवहेलना ना हो ताकि हर व्यक्ति एक सम्मानजनक जीवन जी सके। तो देखिए ये बातें हैं, काफ़ी अच्छी एक डिस्कशन थी। आप किसकी राय से सहमत हैं? तो देखिए आप चुन सकते हैं, आपको किस तरह की राय आपको पसंद आ रही है इनमें से। अम्मू की शायद पसंद आ रही है, मुझे तो अम्मू की लगे अपने व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली, हम देखेंगे। तो देखिए जिम्मेदारी होती भी है सरकारों की अपनी। तो नीचे देखिए आपको यहाँ बताया गया है, देखिए केंद्रीय बजट 2018-19 को, इसके जरिए जो ग्राफ के जरिए बताया गया, आप देखेंगे हिस्सा सारे। अन्य व्यय 8 पैसे, वित्त आयोग और अन्य अंतरण, रक्षा, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, केंद्रीय क्षेत्र की योजना आयोग, इस तरह की सारी बातों को इसमें शामिल, कितना कितना हिस्सा, आप इसको डिटेल में ज़रूर पढ़ें, एक बार देख लें कैसे बंटवारा होता है अपने आप में चीज़ों का। और देखिए इसके ऊपर लिखा भी, केंद्र सरकार जिन पर धन व्यय करती है रुपया कहाँ जाता है। देखिए वो रुपया किस तरह से वितरित होता है, बंटता है, उनको आप करके देख सकते हैं सभी हिस्सों में। तो चलिए अब हम अगले पेज यानी 112 पे चलते हैं, देखते हैं जन सुविधाएँ क्या होती हैं, जन सुविधाएँ मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए। तो देखिए ऐसे यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए जन सुविधाओं को, जैसे कि हमने पढ़ा अपने आप में, बहुत ही अति आवश्यक और ज़रूरी जो सुविधाएं होती है एक जीवन को जीने के लिए, और हर किसी के लिए, ना केवल एक के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। जैसे भोजन पानी हमने देखा, आपको पता ही है, और आपको स्वास्थ्य भी अच्छा चाहिए, स्वच्छता चाहिए, बिजली चाहिए, आपको परिवहन चाहिए, विद्यालय भी चाहिए, कॉलेज भी चाहिए, इस तरह की चीज़ इसमें शामिल होती हैं। और देखिए जैसे कि हमने पढ़ा था कि हर एक आधुनिक समाज में, है ना, इन सुविधाओं को देना एक जिम्मेदारी होती है सरकारों की। मान के चलते ये सुविधाएं मिलनी चाहिए सबको, एक तरह की गारंटी होती है, और संविधान गारंटी देता है इस तरह की, जिनका आपको पता है राइट टू लाइफ, जिन्होंने बड़ा जीवन का अधिकार इसके तहत ये, तो इस तरह से ये जिम्मेदारी बन जाती है कि, और जिम्मेदारी होती है सरकार की इन सुविधाओं को सब तक पहुँचाया जाए, और सरकार को जिम्मेदारी निभानी भी चाहिए। चलिए दूसरा देखते हैं, सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। उदाहरण के लिए सड़कें बनाने के ठेके निजी कंपनियों या ठेकेदारों के को भी दिए जाते हैं। आपको पता है अक्सर ठेकेदार को दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम 2 निजी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार को इन, जैसे कि आपको BSES का नाम सुनते होंगे, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर न छोड़े। चलिए आगे देखते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी करवा सकती है। तो देखिए एक तो स्पष्ट कारण है, आपको पता है कि लाभ के लिए प्राइवेट कंपनियां काम करती है, निजी कंपनियां, तो इन पर नियंत्रण होगा तो इतनी ऊंचे दर नहीं बनाएगी ना, जो हाई प्राइस जिसे कहा जाए वो नहीं बनाते हैं। एक ज़रूरी बात ये है, क्योंकि नियंत्रण रहेगा तभी तो हाई रेट नहीं करेंगे। और दूसरी बात देखिए, आपको पता है कि जीवन का अधिकार सुनिश्चित किया गया संविधान के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत, आपको पता है। अगर ये कम देर पे चीज़ें नहीं मिलेंगी, जन सुविधाएं, तो बताइए जीवन का अधिकार जो इन्हें संविधान ने दे रखा है, इस अवसर से वंचित नहीं होंगे लोग। जिनके पास रुपया नहीं होगा वहाँ से कैसे खर्च कर पाएंगे। हाँ,
क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं उनके रेट होते हैं बड़े महंगे, जो लोग मजदूर होते हैं, लेबर वर्ग है, कैसे उनकी भरपाई कर पाएगा, कैसे वो खर्च कर पाएंगे, इतने रुपये होंगे भी नहीं। तो ये कुछ बातें हैं तो ध्यान रख सकते हैं हम, और कुछ आप भी सोच सकते हैं क्या हो सकता है। तो इस तरह से मतलब अपने आप में एक अच्छी ज़िंदगी जैसे कहा जाए, डिसेंट लाइफ जीने के लिए जो चीज़ें हैं वो अपने आप में रुपए उसके ज़्यादा होंगे तो गरीब कैसे उसको भर पाएंगे, है ना। कहने वाली बात ये है। तो चलिए तीसरा देखते हैं क्या लिखा है। अपने घर के पानी के बिल को देखें और पता लगाएं कि आपके इलाके में नगर पालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है ना। तो अब ये देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर है इस वक्त, अगर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर भी बढ़ जाती है। पानी के ज़्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है। तो देखिए क्या रेट लेती है सरकार, या फिर आपके अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं इसको लेकर कि कितने रुपए के बाद, है ना, कितने बिल यूनिट के बाद ये रेट बढ़ते हैं या क्या हिसाब है। एक बार आप बात करें अपने पेरेंट्स से जो भी हैं, या जिसके भी गाइडेंस में आप है, हो सकता है आपके चाचा चाची या जो लोग अपने रिश्ते में हो। तो देखिए यहाँ पे एक जो बात है कि जिस तरह से पानी का, है ना, जो उपभोग बढ़ेगा इसका, है ना, तो उस तरह से बिल भी उसका रेट बढ़ जाता है यूनिट का, है ना, पर यूनिट। ऐसा होने के पीछे आपको पता है कारण कि पानी बचाओ जैसे कई अभियान भी चल रहे हैं, आपको पता है, जोर दिया जा रहा है कि, है ना, कि पानी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखिए ये तरीका है कि देखिए हो सकता है कि, है ना, कि लोग ज़्यादा पैसे देने के डर से फिर पानी का कम इस्तेमाल करेंगे वो, उस तरह से तो सही इस्तेमाल करेंगे। एक ये तरीका है टैक्स देने का, जिससे वो टैक्स के नाम पे वो पानी का कम इस्तेमाल करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, कहने का मतलब है। देखिए मिनिमम तो सब करेंगे ही, कम से कम जो है ना बर्बाद जो करते हैं ज़्यादा पानी वो नहीं करेंगे। ये तरीका होता है अपने आप। चलिए चौथा देखते हैं, फोर्थ। किसी वेतनभोगी कर्मचारी, अपना व्यवसाय, फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति और एक दुकानदार से बात करके पता लगाएं कि लोग किस किस तरह के कर सरकार को चुकाते हैं। अपने नतीजों को कक्षा में शिक्षक को दिखाएं और चर्चा करें। ये काफ़ी अच्छा है अपने आप में, ये क्वेश्चन है, ये तरीका आपको ये मौका दे रही है ये क्वेश्चन। तो आप जाके एक दो आपके आसपास है, हो सकता है आपके आस पड़ोस में हो कोई जानकार, आपके रिश्ते में भी, उनसे ही पूछ सकते हैं इस तरीके से, क्यों हम यहीं तक बंधे रहें, है ना। तो ये पूछा जाना चाहिए भी। उसमें कई तरह के होंगे, आयकर होता है अपने आप में, सुनेंगे आप, बिक्री कर होती है, सेवा कर होती है, ऐसे कई कर होते हैं। ज़्यादातर आप इंग्लिश में ही सुनते हैं आयकर को इनकम टैक्स, सेवा कर को सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स को बिक्री कर जैसे बोला जाए। देखिए नीचे की दो तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं ना, ऊपर एक डीटीसी बस है और लोग खड़े हुए सारे, कितनी भीड़ है वहाँ पर। अक्सर दिल्ली में आप देखेंगे आज से बस तो बदल गई है, आज नई बसें आ गई है दिल्ली परिवहन निगम की, डीटीसी से हिंदी में बोलते हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो अक्सर उसमें भीड़ ही होती है, आज भी भीड़ ही होती है अक्सर। मेट्रो में आप देखेंगे नीचे। चलिए पढ़ते हैं इसको लेकर क्या लिखा गया है। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि जो ग्राफ दिया गया है इसमें क्या लिखा है, केंद्र सरकार के कर राजस्व रुपया कहाँ आता है। तो देखिए इसे बोलते हैं हम टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रुपी, तो है ना, जो ये कहाँ से आते हैं रुपए, इसको लेकर कहाँ से कितने रुपए आते हैं उसका देखिए हिस्सा बताया गया है हर एक जगह से। देखिए ऐसे एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क आपको देख सकते हैं, जिसे हम यूनियन एक्साइज ड्यूटीज कहते हैं इंग्लिश में। उस तरह से और भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जिसे हम कर भिन्न राजस्व कहेंगे, आयकर है, इनकम टैक्स है, निगम कर आप एक देख सकते हैं नीचे की साइड, एक कॉरपोरेशन टैक्स जिसे कहा जाए। एक देखेंगे आप बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ जिसे कहा जाए, उधार और अन्य देयताएँ। उधार होती है सरकारें भी होता है, सरकार हम ही नहीं करते ले उधार, सरकारें भी करती हैं। इस तरह से माल एवं सेवा कर होता है, कुछ इस तरह से है सारी चीज़ आप देख सकते हैं एक एक करके वो, और किस तरह का हिस्सा इनका होता है 1 रुपये में, देखिए समझाया गया अच्छे से। चलिए पढ़ते नीचे की बात। कम दूरी के लिए बसें ही सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अक्सर हम बस का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर कामकाजी लोग बसों से ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तेज़ शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली ज़रूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में, जैसे हम आप लोगों ने महानगर के बारे में सुना होगा, मुंबई के बारे में इस तरह से इसको मेट्रो सिटीज़ भी कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कहिए, महानगर।
तो इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। आगे देखें, दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट से 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार कर ध्यान देती तो इतने भारी खर्चे की जरूरत न पड़ती और लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो जाती। आपको क्या लगता है, आपकी राय में देश के दूसरे भागों के लिए क्या हल ढूंढा जा सकता है? तो इसे आप कह लीजिए एक तरह का एक डिबेट का विषय है, वाद विवाद का विषय, इस पर सोचा जा सकता है। मैं चाहूँगा इस पर आप सोचें अपना, और क्या आपको लगता है कि मेट्रो करने से वाकई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। इस पर भी डिस्कशन किया जा सकता है। हर तरह की बातें हो सकती हैं, कुछ लोग पक्ष में होंगे, विपक्ष में भी होंगे। आपने के आसपास के पड़ोस में दोस्तों से बातचीत करें इस पर, किसी बड़े से भी। चलिए हम आगे चलते हैं अब 113 पेज नंबर पे, और यहाँ देखते हैं जो शीर्षक है, चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि इसमें कोई शक नहीं कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहेंगे, क्यों नहीं। आगे देखें, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। इस अध्याय के अगले हिस्से में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह जन सुविधा बहुत मायने रखती है। जैसा कि अध्याय की शुरुआत में हमने देखा था, चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी ज़रूरत ही पूरी हो पाती है। देखा था हमने उदाहरणों में, कुछ लोगों का आपको पता है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहाँ पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है, जबकि दूर की बस्तियों में कम पानी मिलता है, जो अक्सर होता है। चलिए आगे, जल आपूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के, जिसे मिडिल क्लास कहा जाता है, के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है ना, तो इस वर्ग के लोग ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर या बोतलबंद पानी खरीद का अपना काम चला लेते हैं। देखिए, उनके पास जो मिडिल क्लास है के लोग होते हैं, मध्य वर्ग के, तो वो लोग कहीं ना कहीं कुछ पैसा होता है ठीक ठाक, वो अपने लिए व्यवस्था कर लेते हैं, बोरवेल खुदवा लेते हैं, अपनी टैंकर मंगवा लेते हैं कई बार। चलिए आगे, पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है, या इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। देखिए, ऑब्वियसली है, स्पष्ट है अपने आप में कि जिस पे ज़्यादा पैसा होगा वो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन पे रुपयों का अभाव है, इसको पता नहीं कि आज उसके घर में रोटी बनेगी या नहीं बनेगी, है ऐसा भी तो है। भारत में गरीबी कम है क्या? तो इस तरह के भी लोग हैं जो डेली, समझिए डेली के अपने आप में जो रुपया मिलता है उसी पे वो निर्भर करते हैं। लेबर हो गया, अपना डेली का जो श्रम होता है उसी पे, कोई तनख्वाह नहीं होती है उनकी। अक्सर जो ईट वीट पे जो ढोने का काम करते हैं, आपने देखा होगा, ईट ढोने का काम, रेता ढोते हैं घरों में। एक बार जाके आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं उनकी क्या किस तरह से उनको पैसे दिए जाते हैं, क्या तरीका होता है। चलिए आगे, वे बोतल बंद पानी, और देखिए आप देखेंगे इस तरफ संपन्न तबके के पास ही ज़्यादा विकल्प होते हैं, उनको क्या दिक्कत होगी। आगे, वे बोतल बंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। कुछ ऐसा देख लगता है, जिसके पास रुपए हैं उसके लिए आसान भी रहता है। चलिए आगे, यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है, क्योंकि सबको ये व्यवस्था करनी है, सबके लिए जो ये गोल है अपने आप में, यूनिवर्सल एक्सेस टू सफिशिएंट एंड सेफ वाटर का जो है, इस लक्ष्य को पूरा करना तो ये सबके लिए है ना, कि मात्र कुछ लोगों के लिए जिन पे पैसा उन्हीं के लिए करना है, सबके लिए करना है। चलिए राइट साइड में आप तस्वीर देख सकते हैं। तस्वीर में कैसे एक आपको पानी निकालते हुए नजर आ रही है मटके में। चलिए देखते हैं, ग्रामीण इलाकों में मनुष्य और मवेशी यानी कि कैटल जिसे कहा जाए अंग्रेजी में, तो वो होते हैं कई, दोनों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, पालते वालते गाँव में आपने देखा होगा, गाय भैंस होती हैं, लोग रखते हैं।
यहाँ कुआं, हैंडपंप, तालाब और कभी कभार छत पर स्थित टंकियों से पानी मिलता है। इनमें से ज़्यादातर निजी स्वामित्व में है, प्राइवेट ओनरशिप में है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलापूर्ति का और भी ज़्यादा अभाव है, और भी ज़्यादा दिक्कतें हैं। देखिए ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ जल का पीने के लिए पानी वहाँ पे नहीं है, कई बीमारियाँ हो जाती हैं। चलिए नीचे बॉक्स में देखते हैं क्या बात लिखी है। किसानों से पानी छीन लेना। पानी की कमी ने कंपनियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए। देखिए जो मुनाफा होता है, जो कमाना होता है प्राइवेट कंपनियां, उसको तो अपने फ़ायदे से मतलब है, तो उनके लिए जो मौका होता है जहाँ पे अभाव रहेगा तो का और ज़्यादा रेट में वो बेचेंगे सामानों को, है ना। आगे देखें, बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीद कर शहरों में बेचती हैं। ऐसा करती हैं कई बार कंपनियां, है ना, अक्सर। चेन्नई में मामंदूर, पालूर, कारुनगिजी जैसे कस्बों और शहर के उत्तर में स्थित गांवों से पानी लाया जाता है। 13,000 से भी ज़्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देते हैं ताकि वे किसानों की ज़मीन से पानी निकाल सकें। इस तरह न केवल खेती का पानी छिन जाता है बल्कि गाँवों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है। नतीजा यह है कि इन सारे कस्बों और गाँव में भूमिगत जल स्तर बहुत बुरी तरह गिर चुका है। तो देखिए खेतों से पानी वानी ले लेंगे तो वहाँ पानी का भाव हो जाएगा ना, वाटर लेवल गिर जाता है। आप देखेंगे शहरों में धीरे धीरे बहुत बुरी हालत हो गई है, लेवल गिर गया है पूरा। ये उदाहरण इन्होंने बताया जो कि सच भी है काफ़ी। चलिए हाँ, पेज नंबर 114 पे हम देखते हैं विकल्पों की तलाश। यानी कि एक तरह से जो जिन्हें कहा जाए अल्टरनेटिव्स, एक तरह का उनकी सर्च है ना, इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स कह लीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीनों में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है। नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं। तो देखिए ये कंपनी अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती है। पानी के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए, तो ये बात होती है। तो ये आप मान के चल सकते हैं, है ना, 135 लीटर पानी यूज़ करना होता है। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, जो जल आयोग है उसने तय की है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों की रोज़ाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी, 1 बाल्टी भी नहीं मिलता। अब सोचिए इस बात को। दूसरी तरफ आलिशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोज़ाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर, 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। आप देखेंगे कितनी बड़ी अपने यहाँ पर गैर बराबरी है। किसी को 20 लीटर भी नहीं, कहीं पे 1600 लीटर। नगर पालिका के जरिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि सरकार ज़रूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। ये भी एक लॉजिक आता है, आर्गुमेंट आता है। चलिए आगे, उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। चलिए नीचे देखते हैं। इस दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम है। दूसरा, दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। बॉक्स देखते हैं नीचे वाला, इसमें पोर्तो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति। पोर्तो एलेग्रे जो है ब्राज़ील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। तो जिसे कहा जाए लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स, कि जो शिशु है, जो जन्म दर होती है, वहाँ पे मृत्यु दर कम है। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे ये सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को भी
जो विभाग को जो भी फ़ायदा होता है उसका इस्तेमाल जल आपूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब है जो भी बेनिफिट होता है सरकार को भी, जो कम रेट पे तो रखती है तो उन्हीं में लगा देती है ना, व्यवस्था करने में सभी लोगों के 5-6 स्वच्छ जल की व्यवस्था के लिए। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है, ट्रांसफर बिल्कुल समझिए कि सब लोग देख सकते हैं इसको, कोई करप्शन नहीं किसी तरह का। आगे विभाग को भी कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। सभी मिलकर जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में वोट के जरिए फैसला करती है। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा पे लॉजिक दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए पानी कमी दिक्कत नहीं है, क्यों प्राइवेटाइजेशन जो कंपल्सरी कर रहे हैं धीरे धीरे कि निजी कंपनियाँ ही आ जाए, लेकिन यहाँ देखिए सरकार ने कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। तो सवाल मैनेजमेंट का है कि अपने आप में किस तरह से वहाँ के नेता लोग, जो मिनिस्टर से किसी देश के, हमारे यहाँ के जो नेता लोग हैं, जो लोग लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्या उनके इंटेंशन सही हैं। अक्सर आप सुनने में मिलेगा वो ठेके देते हैं अपने जानकार को ही, किसी को ठेके दे देते हैं, तो क्या ये मिली भगत तो नहीं है कहीं। तो इस तरह की बातें आ सकती हैं। देखिए ऊपर चर्चा है, चर्चा करें। अगर सरकार जलापूर्ति की जिम्मेदारी से हाथ खींचे तो क्या होगा, क्या आपको लगता है कि यह सही कदम होगा। तो देखिए जैसा कि पहले भी हम बात कर चुके हैं, अपने आप में निजी कंपनियां किस लिए काम करती हैं, फिर मुनाफे से जो मतलब है, दया दृष्टि करुणा वाली बात नहीं रहती है। तो अगर प्राइवेट को चला जाएगा कंपनियों को, तो अपने आप में वो उसकी दर बढ़ा देंगी और देखिए उसके बाद बहुत बुरी हालत, जो असमानता है और बढ़ेंगी। तो धीरे धीरे जो असमानता होगी तो लोग भी आएंगे सड़कों पर, फिर आपको आंदोलन नज़र आएगा, अभियान होगा। ऐसा होता भी है कई बार, आपको नज़र आते हैं। इसका सब रिलेशन है। आप ऐसा ही नहीं कि लोग हंगामा करते हैं, आपको दिखता होगा अभियान, विशेष अभियान चलते हैं, आंदोलन होते हैं, इसके पीछे लॉजिक होता है, तर्क होता है, लोग परेशान होते हैं तो खुलकर आते हैं बाहर, कहते भी हैं। तो ये दिक्कतें आ जाएंगी और आप भी सोच सकते हैं कुछ। देखिए ऊपर एक आपको डाक टिकट नज़र आ जाएगा, सतत विकास लक्ष्य 11 जो है संवहनीय शहर और समुदाय, जिन्हें कहा जाए सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो ये 11वां लक्ष्य है अपने आप में, आप देख सकते हैं SDG जिसे कहा जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। ये भी ध्यान रख सकते हैं, आपके कभी एग्जाम में भी आपके एक नंबर में पूछ लेते हैं, आपको भी जानकारी होनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, ध्यान रखना। चलिए 115 नंबर पेज पर हम इसको आगे देखते हैं। तीसरा, जहाँ जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ। इस कारण वहाँ बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्च उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। तो देखिए आंदोलन भी होते हैं और बोलीविया एक अच्छा उदाहरण यहाँ पे आया। देखिए चौथा देख लेते हैं। भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण कम है। उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है, बहुत कम एरिया तक है। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, ताकि भूमिगत जल स्तर, जिसे ग्राउंड वाटर कहा जाए, ग्राउंड वाटर लेवल में सुधार लाया जा सके। वहाँ पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही हैं, प्राइवेट कंपनियां भी आ रही हैं इसके लिए। लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है और वही उन्हें काम करने की इजाज़त देता है। इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। अनुबंधित कह लीजिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अक्सर आपको मिल जाएंगे टीचर भी स्कूल्स में जो परमानेंट नहीं है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे ये सरकार इस तरह से तरीका करती है। चलिए यहाँ पे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का देखिए 12वां आपको नज़र आ जाएगा, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। नीचे की 2 तस्वीरें हम देख लेते हैं पहले। हाँ 2 तस्वीरें आपको देखिए, पहली में नीचे ट्रेन आपको दिख रही है। मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक वितरण परिवहन प्रणाली है। यह दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है, काफ़ी बिजी रहता है ये क्षेत्र। यहाँ रेलवे हर रोज़ 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, बहुत बड़ी नंबर है 65 लाख। 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इन स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर रहने वाले लोग भी
शहर में काम ढूंढने आते हैं। इस बात पर गौर करें कि शहरों में रहन सहन की भारी लागत के कारण साधारण मेहनत कश लोग शहर में नहीं रह सकते। ये 2 तस्वीर आपको नज़र भी आ रही है। काफ़ी भीड़ होता है मुंबई के ट्रेन में, लोकल में। तो चलिए जो दाएं साइड राइट साइड जो क्वेश्चंस दिए उसको देख लेते हैं एक बार। ऊपर के भाग में आए मुख्य विचारों पर चर्चा करें। जलापूर्ति में सुधार के लिए आपकी राय में क्या किया जा सकता है? देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये कि जो पानी की सप्लाई है, वाटर सप्लाई, इसको अच्छा करने के लिए हमारी ओर से क्या सजेशन रहेगा। तो देखिए आप भी इस पर सोच सकते हैं जो हम बताएं इसके अलावा भी, जैसे कि एक तो देखिए जागरूकता अभियान जिस तरह के होते हैं वो फैलाए जाने चाहिए, है ना। अवेयरनेस जो कैंपेन होते हैं आपने देखे होंगे कई बार सरकार के द्वारा, उनके कर्मचारी आते होंगे गली मोहल्ले में, इस तरह से प्रचार करते हैं वो, एक ये तरीका हो सकता है। और देखिए जनसंचार के माध्यम जो मीडिया है वो भी एक अच्छा तरीका हो सकती है। मीडिया के माध्यम से भी मतलब अखबारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आप सुनते हैं न्यूज़ चैनल्स, उस पर तरीके बताए जाएँ, वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। देखिए जो वर्षा का पानी होता है उसको इकट्ठा किया जा सकता है, जो बारिश होती है ना, वाटर जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कह सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं और आप और ही इसके बारे में सोचिए कुछ क्या हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि पानी और बिजली जैसे संसाधनों को बचाना और सार्वजनिक परिवहन साधनों का ज़्यादा इस्तेमाल करना बेहतर है? तो देखिए ऐसा ज़रूरी भी है। देखिए अगर हम अंधाधुंध तरीके से, है ना, और इस्तेमाल करते चले जाएँ, देखिए जब वो ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ आएगा बताइए संसाधन, जो रिसोर्सेज ज़रूरत होती है। तो हमें इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, ध्यान में रख के भी। और ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि जो परिवहन है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहा जाए, और उस तरीके का जो इस्तेमाल करते हैं उसे बताइए कितना। अगर लोग पर्सन अपनी गाड़ियाँ चला लेके जाते हैं, कार लेके जाते हैं, अपनी बाइक लेके जाते हैं, उससे कितना ज़्यादा प्रदूषण भी होता है, कितना ज़्यादा संसाधन जो होते हैं, पेट्रोल डीजल, है ना, और ट्रैफिक अलग से होता है, और जैम जो होता है आपको पता ही है। इससे हम कितना निजात पा सकते हैं ना, इससे आज़ादी मिल सकती है, और हमारे लिए फ़ायदा है, पर्यावरण के लिए फ़ायदा है, कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। थोड़ा आप भी इस पर सोच सकते हैं, देखिए क्या हो सकता है तरीका, मैं चाहूँगा। और ये ज़्यादा अच्छा तरीका है कि हाँ आप भी सोचें आपको क्या लगता है और चीज़। चलिए पेज नंबर 116 पे जो बॉक्स में जो जानकारी दी गई हम देखते हैं। स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार, नीचे पढ़ते हैं। एक तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं, कई बार जो शहर में रहते हैं उनको दिख सकता है आसानी से, जो पब्लिक टॉयलेट्स से होते हैं अक्सर इस तरह से दिखते हैं। चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। हमारे लिए पायखाने, शौचालय, उन्होंने हैरानी से कहा। तो जो शौचालय होते हैं इसके फैसिलिटी बोल रहे हैं, हम तो बाहर खुले में जाकर अपना काम निपटा लेते हैं। लैट्रिन तो तुम्हारे जैसे बड़े लोगों के लिए होती है। अछूतों की शिकायतों को याद करते हुए महात्मा गांधी का वक्तव्य, राजकोट स्वच्छता समिति 1896। पीने के साफ पानी के अलावा यह भी ज़रूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलापूर्ति से भी छोटा है। 2011 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छता सुविधाएं घर के भीतर शौचालय, लैट्रिन जिसने बोलते हैं इंग्लिश में, 53% परिवारों में ही उपलब्ध है। तो देखिए आंकड़े अपने आप बता रहे हैं 2011 के 53% मात्र थे। यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीबों की स्थिति ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देती है। चलिए आगे देखते हैं। गैर सरकारी संगठन, सुलभ इंटरनेशनल, ये NGO जिन्हें कहा जाए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आगे पिछले लगभग 5 दशक से 50 सालों से निम्न जाति, ये दशक मतलब 10 साल होता है, ध्यान रखिए, से निम्न जाति, जो नीची जाति कही जाती है दलित जाति है, दलित लोग, निम्न आय वर्ग लोगों के सामने मौजूदा स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। तो सुलभ इंटरनेशनल अपने आप में काफ़ी काम कर रहा है, जो शहरों में होंगे कई बार देख भी लेते होंगे इसके बारे में। इस संगठन ने 8500 से ज़्यादा सामुदायिक शौचालय इकाइयाँ और 15 लाख से ज़्यादा घरेलू शौचालय बनाए हैं, जिससे 2 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर गरीब मेहनतकश वर्ग के लोग होते हैं। सुलभ ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाइयाँ बनाने के लिए नगर पालिकाओं या अन्य
स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध भी किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए उनके साथ। स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए ज़मीन और पैसा मुहैया कराते हैं, जबकि रख रखाव की लागत कई बार प्रयोक्ताओं से मिलने वाले पैसे से पूरी की जाती है। देखिए, प्रयोक्ता यानी कि यूज़र्स जो होते हैं, इसको इस्तेमाल करने वाले, उनसे लिए जाते हैं। शहरों में शौचालयों के इस्तेमाल पर 2 रुपये शुल्क लिया जाता है। अगली बार जब आप सुलभ शौचालय को देखेंगे तो हो सकता है खुद या जानना ना चाहें कि ये शौचालय कैसे होते हैं। चलिए, इससे जुड़े जो प्रश्न उसको देख लेते हैं। क्या आपको लगता है कि समुचित स्वच्छता सुविधाओं के अभाव से लोगों का जीवन प्रभावित होता है? कैसे? तो देखिए, आपने भी अगर प्रचार सुने होंगे कई बार, है ना, खुले में शौचालय से जो मना किया जाता है, इसका एक कारण है सब चीज़ें रोग होते हैं, है ना। पानी से जो रोग उत्पन्न होते हैं और हवा में, है ना, दोनों तरीक़ों से जुड़े होते हैं। मतलब पानी से भी जो गंदे पानी है उससे जो कीड़े, जो कहा जाए कि रोग जन पैदा करने वाले जो कीटाणु होते हैं, वो हवा में भी होते हैं। इस तरह से तो हम न्योता दे रहे हैं एक तरह से बीमारियों को, है ना। एक तो पर्यावरण दूषित करता ही है, एक बात भी है। इसके अलावा जो बहुत तरह के जो कह लीजिए जो इन्फेक्शंस फैलाने वाले जो होते हैं, जर्म्स जो होते हैं, कीटाणु, ये क्षेत्र गंदे करते हैं और ये बहुत बड़ी बीमारियों से फैलती हैं। और भी आप सोच सकते हैं अगर देखें और या जानें अपने आप में और क्या से नुकसान है। चलिए, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इससे औरतों और लड़कियों पर ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा? तो देखिए, आप जानते हैं कि जो गरीब घर के लोग होते हैं, अक्सर जिसमें आदमी होते हैं, मेल्स जो होते हैं, अक्सर वो बाहरी काम किया करते हैं, लेकिन पता है औरतों को घर में काम करना होता है, जनरली करती भी हैं, तो ज़्यादा समय घर पे भी रहती हैं। और इस तरह से जो ये समस्या है अपने आप में, जो घर में ज़्यादा काम करते हैं, देखिए, तो ऐसे दूषित वातावरण में रहेंगे बाहर, और घर में अगर रहेंगे पूरे टाइम, तो देखिए उससे इन्फेक्शंस बहुत फैलेंगे, घर में भी रोगों से ज़्यादा ग्रसित हो सकते हैं ज़्यादा, और वो फिर वो अस्वस्थ हो सकते हैं। पर्यावरण तो होगा ही अपने आप में जो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उनको भी तो कई सारी बीमारी लग जाएंगी। और पता है, जो भोजन बनता है वो तो आप जानते ही हैं, घर पे जो बनता है ना, खाना के लिए बनता है, बताइए उसमें अगर जर्म्स किसी तरह पहुंच जाते हैं तो उसके सहारे आपको पता है फिर आपके शरीर तक किस तरह से हमला करेंगे। बहुत ज़्यादा संबंध है यहाँ पर, उनको ज़्यादा प्रभावित वो करेंगे और इससे ज़्यादा इनको नुकसान पहुँचाएँगे, और धीरे धीरे फिर पूरे परिवार को भी फैलेगा। कुछ इस तरह से है। चलिए, अब हम अगले पेज पे चलते हैं, यानी 116 पर, 117 पर, माफ़ कीजिए। देखिए, एक तस्वीर आपको दिख रही होगी, बिजली के तार, ये सब नीचे देखिए। 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह है कि लगभग 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी भी अंधेरे में हैं। तो देखिए, बहुत बड़े समय तक था, इस समय के आंकड़े हैं। धीरे धीरे ये समस्या मिट भी रही है और बिजलियाँ पहुँच रही है हर गाँव में भी, सरकार द्वारा ऐसे उपाय किए जा रहे हैं। चलिए, अब हम निष्कर्ष की ओर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करवाए। लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। क्योंकि देखिए, अमीरों तक ज़्यादा जल्दी सुविधाएं, गरीबों तक अब भी, और कई सारे उदाहरण हमने देखे भी किताब में। आगे, महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमज़ोर है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या का हल होने वाली नहीं है। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य यानी फैक्ट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे ये सुविधाएं समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए। चलिए, अब पेज नंबर 118 अभ्यास पे अब चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं जो एक्सरसाइज में दी गई हैं। तो इन एक्सरसाइजेस के अंतर्गत पहला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम हैं? देखिए, आपको पता है कि पानी एक अपने आप में हमारी ज़रूरत है, मूल ज़रूरतों में, बेसिक नीड्स में आती है और इसकी ज़रूरत भी है। देखिए, कई कोशिशें हुई हैं जहाँ पे देखा गया कि प्राइवेट कंपनियां आई और उन्होंने जो जिम्मेदारी ली पानी को बेचकर और लोगों तक पहुँचाने की, तो पता है उन्होंने प्रॉफिट के मकसद से काफ़ी ऐसी दिक्कतें पैदा की और पता है कि सब गरीब वर्ग इसको दे नहीं पाएगा। तो हमने पढ़ा भी इस
लेसन में कैसे कई अभियान चले और आंदोलन हुए, तो सरकारों को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि ये एक बेसिक नीड्स थी अपने आप में, जिसे फ्री में या तो कुछ कम पैसों पे, और आज भी देखेंगे आप जो रेट्स होते हैं सरकारी वो कम रेटों पे ही दिए जाते हैं पानी, है ना। तो ये कारण था अपने आप में कि वो मुनाफे के लिए काम करती है प्राइवेट कंपनियाँ। और पानी की कीमत तो देखिए, पानी की ज़रूरत तो सबको है अपने आप में, है ना। हमने देखा कितनी सारी असमानताएँ हैं, तो कुछ ये बातें थी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है और वे पानी का खर्च उठा सकते हैं? चर्चा करें तो देखिए कई उदाहरण भी हमने देखे, 4-5 आपको पता है। इन उदाहरणों के ज़रिए हमने देखा कि सबको ये अवेलेबल नहीं हो पाती, और जो वहाँ की जो नगर पालिका है वो अपने आप में सबकी पूर्ति और नहीं कर पाती। जो मांगे हैं पानी की वो अपने आप में, जो मध्य वर्ग है और उच्च वर्ग है अपने आप में, उस तक तो अपने आप तरीके अपने अपने पता है, वो बोरिंग की व्यवस्था अपने लिए कर लेते हैं, टैंकर मंगा लेते हैं। बट गरीब वर्ग के लिए अपने आप में अभी भी समस्या है, और ये देखने को मिला है कि वो उनके तक पानी की पूरी ना अपने आप में वो नहीं कर पाते हैं, कह लिया जाए तो मांग। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न, किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं? क्या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है? तो देखिए हमने उदाहरण में देखा भी था, किताब में जो दिया गया कि जो 3 गांव थे जिनमें ममांदूर और पालूर और कुछ ऐसे ही थे, जहाँ पे यहाँ से ये टैंकर्स आते हैं और अपने ले जाते हैं पानी। तो जो ये वाटर डीलर्स है अपने आप में, इनकी ऐसे दोहन करने से पानी जो लेके जा रहे हैं, इससे देखिए एक तो दिक्कत है कि जो कृषि के लिए पानी अपने आप में मौजूद नहीं पा रहा, जो हमने देखा था कि, और दूसरी ओर देखिए पीने के लिए जो पानी है उसकी भी शॉर्टेज होगी आगे चल के, और ये समस्या धीरे धीरे आने वाली है। इसका परिणाम क्या होगा कि जो भौम जल से कहा जाए ग्राउंड वाटर, और धीरे धीरे तो उस क्षेत्रों में कमी आ जाएगी इसकी। तो इसके लिए देखिए कई तरीके हो सकते हैं, अगर हम चाहें सरकार से उससे बातचीत करके वहाँ के डीलर्स के प्रति जिस तरह से कोर्ट से कुछ इस तरह के PIL डाल के तरीके ऐसे होते हैं अपनाए जा सकते हैं उस क्षेत्र के लिए ध्यान देने के लिए इस मुद्दे पर, और कोर्ट के आदेश के जरिए भी हो सकता है, और ऐसे कई तरीके हैं जिस पर आप सोच सकते हैं। चलिए चौथा प्रश्न, ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल कस्बों या ग्रामीण इलाकों की बजाय बड़े शहरों में ही हैं? तो देखिए आपको पता है कि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, कंपनियों की भी बात कर रहा हूँ, जो प्राइवेट अपने आप में सेक्टर ही है अपने आप में, कह लीजिए स्कूल हॉस्पिटल, इन सबका प्रॉफिट, जो मेन मकसद है आपको पता है प्रॉफिट, लाभ है ना अपनी सेवाओं के लिए। बताया शहरों के अंदर एक खास वर्ग जो धनिक वर्ग है यहाँ रहता है, पैसों वाले जो कह लीजिए। गाँव में ऐसे इलाके में देखिए ऐसे लोगों की संख्या कम है। सीधी सी वजह है यहाँ पे कि जहाँ पे इनको अच्छा पैसा मिलेगा, लोग होंगे तभी तो खोलेंगे जहाँ प्रॉफिट हो पाए, यही बात है। चलिए आगे देखते हैं। 5वां प्रश्न, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष है? अपनी बात के समर्थन में एक उदाहरण दें। तो देखिए एक चीज़ तो ये पक्का है कि जो जन सुविधाएं हैं अपने आप में हमारे देश में ना तो पर्याप्त है और ना तो निष्पक्ष तरीके से। कहने का मतलब है कि सभी को समान रूप से उपलब्ध नहीं है। हमने देखा चेन्नई वाले उदाहरण में कि उच्च वर्ग मध्य वर्ग तक सुविधाएं हैं भी, उच्च वर्ग तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेता है, लेकिन निम्न तबके पे गरीब वर्ग को ये सुविधाएं नहीं मिल पाती। और हमें उदाहरण के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग दिल्ली में है, मुंबई में है, जानते हैं कि जो सुविधाएं इन शहरों में मेट्रो सिटीज़ में है वो सुविधाएं क्या गाँव में हमें मिलती है? हम जाते हैं तो दिल्ली से ही अगर आप 5 घंटे की दूरी पर जाएंगे, राजस्थान के इलाकों में पहुँचेंगे, झुंझुनू में, इन सब इलाकों में, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ आपको जिस तरह की सुविधाएं दिल्ली में है, इतने ट्रांसपोर्टेशन है, बसेज हैं, मेट्रो है, इतनी सुविधाएं हैं, लगातार बसेज आती हैं, मेट्रो मिनट मिनट पर आती हैं, इतनी सुविधा वहाँ नहीं है। रोजगार के साधन इतने नहीं हैं हम देखेंगे तो। हाँ तो खैर हम यहाँ जन सुविधा पर बात कर रहे थे, लेकिन इस तरीके से देखेंगे तो हमें और मिल सकता है। कई उदाहरण हैं ऐसे गाँव में, जैसे पानी के जो स्रोत हैं यहाँ पे शहरों में जिस तरह का वितरण है, वहाँ पे इस तरह से नहीं मिलेगा ग्रामीण इलाकों में। चलिए 6ठा प्रश्न देख लेते हैं। अपने इलाके की पानी, बिजली आदि कुछ जन सुविधाओं को देखें, क्या उनमें सुधार की कोई गुंजाइश है? आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए इस तालिका को भरें? तो देखिए उदाहरण देखिए और आप इसमें सोचें इसको लेकर क्या किया जाना चाहिए। पानी, बिजली, सड़क, सार्वजनिक परिवहन, इनको लेकर खाना अब देखें, इसमें भरें, और क्या लगता है आपको अपने स्तर पे सोचिए जरा। तो
इसको देखिए अपने अपने जगहों के हिसाब से, क्या लगता है आपको, जो जहाँ पर है उस जगह के हिसाब से सोचें, उस पर थोड़ा विचार करें, बात भी करें और आंसर लिखें इस पर। प्रश्न 7 देखते हैं। क्या आपके इलाके के सभी लोग उपरोक्त जन सुविधाओं का समान रूप से इस्तेमाल करते हैं? विस्तार से बताएं। तो देखेंगे अपने अपने एरिया के हिसाब से। मान लीजिए जैसे मेरे हिसाब से, जैसे मैं दिल्ली भी के जो बॉर्डर पर हूँ इलाके में, नलसाद गार्डन जैसे एरिया हो गया, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्लम एरिया इलाके हैं वहाँ पे तो देखिए पानी की जो कनेक्टिविटी है वो ठीक से नहीं है, आप देखेंगे स्लम एरिया के पास जाके। लेकिन जो मिडिल क्लास के जो घर होते हैं अपने, वहाँ पे अपने अपने वाटर के सिंगल कनेक्शन होते हैं हर घरों में। तो एक चीज़ देखने को मिल सकता है, या समानता एक तरह की है ना, इनइक्वलिटी नज़र आ जाएगी। मेट्रो में भी आप देखेंगे कि वैसे तो जाते हुए मिलेंगे, लेकिन ख़ास जो वर्ग है अपने आप में मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा अपने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरह से और भी असमानता आपको मिल जाएगी। रहने के जो पर्याप्त साधन है आप देखेंगे कि वो भी अपने आप में ठीक नहीं है। कुछ लोग रैन बसेरे में आपको रहते हुए मिल जाएंगे, आपने देखे होंगे। तो ऐसे ही जो सरकारी सुविधाएं हैं उसमें ऐसा तो नहीं कि पूरी तरह से इक्वली हो सब में। हालांकि जो बिजली होती है, आपको पता है, रोड, डीटीसी बसेज हो गई है ना, इनकी तो सुविधाएं सब लोग इक्वली लेते हैं सब लोग, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे 8वां प्रश्न देखते हैं। जनगणना के साथ साथ कुछ जन सुविधाओं के बारे में भी आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि जनगणना का काम कब और किस तरह किया जाता है। तो देखिए जो अपने आप में जनगणना जिसे सेंसस कहा जाता है, हर 10 साल पे लिए जाते हैं। इस वर्ष जो 2021 का था, कोविड के चलते इस बार दिक्कत हुई। हम अगले वर्ष में इसको, यानी इस साल हो सके तो करें या अगले साल। वैसे हर 10 साल पे होती है। 2011 की जनगणना आई थी, आपको ध्यान हो, कई बार हम बात भी करते हैं क्लासेस में। और फिर देखिए, फिर पुराने डाटा को हटा दिया जाता है, नए डाटा को इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से ज़रूरी भी होता है ना। और आपको पता है इसके अंदर टीचर्स भी लगते हैं, आपको देखा होगा आपने कई बार, अगर आप छोटे होंगे पहले तो, या पूछ सकते हैं अपने पेरेंट्स से भी। तो लोग आते हैं, टीचर्स भी आते हैं कई बार, और सरकारी जो और अधिकारी होते हैं उनको भेजा जाता है इस पर जो डाटा जो होते हैं आंकड़े इकट्ठा करने के लिए। चलिए 9वें प्रश्न को एक बार देखते हैं। हमारे देश में निजी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बड़े पैमाने पर खुलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी शिक्षा संस्थानों का महत्व कम होता जा रहा है। आपकी राय में इसका क्या असर हो सकता है? चर्चा कीजिए। तो देखिए आपको पता है धीरे धीरे ऐसा हो भी रहा है, प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। और देखिए इससे होगा क्या, सीधी सी बात है कि जो लोग अच्छा रकम अदा कर सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट, आपको पता है लाभ के लिए काम करते हैं, बेनिफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए, एक्चुअली है ना, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। और तो जिनके पास अच्छा पैसा होगा वो लोग तो भेज पाएंगे अपने बच्चों को, लेकिन वहीं गरीब ऐसे पिछड़ जाएंगे। तो अपने आप में जिसे गुणात्मक शिक्षा कहा जाए, क्वालिटी एजुकेशन से वो लोग रह जाएंगे, गरीब लोग। यही तो अपने आप में होगा धीरे धीरे। अगर ऐसा होगा, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स है, संस्थान अपना अच्छा काम नहीं करते हैं, तो गरीब तबका अपने आप में जो गुणात्मक शिक्षा है, क्वालिटी एजुकेशन से, वो रह जाएंगे अपने आप में। देखिए सीधा सा होगा कि और ज़्यादा फिर असमानता नज़र आएगी, और शिक्षा के संदर्भ में भी जो गरीबी अमीरी है वो नज़र में आएगी। तो गरीब शिक्षा से पिछड़ जाएंगे, और अमीर जबकि शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। और देखिए यही एक अपने आप में कड़वा सच भी हो जाएगा फिर, और हो भी रहा, आपको नज़र आ रहा होगा धीरे धीरे ये चीज़। तो ज़रूरी है कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, अपनी क्वालिटी को बढ़ाया जाना चाहिए। और जैसा कि करती है सरकार, अभियान चला के भी है ना, प्रमोट करती है, जैसे शिक्षा स्कूलों के लिए भी करती है, वो प्रमोट करे। और नए नए तकनीकी इंस्टीट्यूट्स भी खोले है ना, व्यावसायिक। दिल्ली सरकार अपने आप में एक अच्छी कोशिश कर रही है। जो शिक्षक विश्वविद्यालय, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय में भी खोल रहा है, अपने आप में एक अच्छी कोशिश है इस तरह से। तो यही अगर कोशिश की जाए अपने आप में सरकारों द्वारा भी, तो इसको रोका जा भी सकता है, और क्वालिटी बढ़ाई जाए शिक्षा की। जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो है स्कूल से आप देखेंगे, उनके बच्चे लगातार अभी वहाँ के सरकारी स्कूल से जो निकले हुए हैं, वो मेडिकल, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में जा पा रहे हैं। अपने आप में एक अच्छी खबर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ये पाठ है वो अंत हो रहा है ये अध्याय का। इसके बाद जो ये शब्दावलियाँ दी गई हैं, शब्द संकलन जो दिए गए हैं, ग्लोसरी, इनको आप ज़रूर देख लें, और यहीं से इम्पोर्टेंट जो शब्द उसके मतलब दिए होते हैं।
तो इस तरह से हम अंत की ओर चल रहे हैं। आप अपना अच्छा ध्यान रखें, सही से समय का सदुपयोग करें और पढ़ते रहें और ज्ञानवर्धन करते रहें और यूज़ करते रहें नॉलेज का भी। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते। माफ़ कीजिए, एक और बात जाते जाते मैं कहूँगा कि अपने फीडबैक देना जो आपको लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जिस तरह की आपको लगता है कि तथ्य रूप से या फैक्चुअल कोई एरर हुआ है या कोई किसी तरह की इन्फॉर्मेशन में मेरे से अगर हुई है ऊपर नीचे कुछ भी आपको लगता है या सुधार की ज़रूरत है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और कोशिश की जाएगी। या फिर कोई भी सवाल हो, क्योंकि इससे ही और सुधार के मौके भी मिलते हैं और कुछ होता है तो सही जानकारी लोगों तक पहुँची ज़रूरी बात है। ठीक है, एक बार और आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।